हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? तो चलो, पिछली क्लास में क्या डिस्कशन किया था सर? हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था ऑप्शन प्राइसिंग। ऑप्शन का हम थियोरेटिकल प्राइस निकालते थे या वैल्यू निकालते थे, और उस वैल्यू का हम जो है कंपैरिजन करते थे एक्चुअल प्राइस से। और एक्चुअल प्राइस जो है, अ, अगर वो ज़्यादा है ऑप्शन की प्राइस से, थियोरेटिकल प्राइस से, तो हम कहते थे ऑप्शन ओवर प्राइस्ड। तो ऑप्शन की वैल्यू निकालने के जो मेथड्स थे, वो करीब करीब कितने मेथड्स थे याद है आपको सर? 3 मेथड्स थे। एक था बायनोमियल, जो डिस्कशन चल रहा था, बायनोमियल ही पढ़ रहे थे हम सबसे पहले। बायनोमियल के बाद पुट कॉल पैरिटी है और बीएसएम है। अभी बात किसकी चल रही थी? अभी बायनोमियल। और बायनोमियल के अंदर दो चीज था, एक था रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी और एक था डेल्टा हेजिंग या रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। डेल्टा हेजिंग अभी पढ़ाया नहीं है, जो अभी होगा ब्रेक से पहले मोस्ट प्रोबेबली। तो सर क्या बायनोमियल खत्म हो गया? बायनोमियल अभी खत्म नहीं हुआ है। बायनोमियल के अंदर और एक टॉपिक है जिसको कहा जाता है मल्टी पीरियड बायनोमियल मॉडल, या हमारे सिलेबस में 2 पीरियड बायनोमियल मॉडल है। वही मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या है आखिर 2 पीरियड बायनोमियल मॉडल। ठीक है, ओके। बायनोमियल का एक एजम्पशन था कि आज प्राइस कितना है? 500। ठीक है सर, आज प्राइस है 500 और मैच्योरिटी पीरियड मान लो कितना साल है? 1 साल। मान लो कितना साल है? 1 साल। तो 1 साल में दो प्राइस हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है। ये बायनोमियल की एजम्पशन है, और उस एजम्पशन को हम मानते भी है कि यार हमें पता है कि यार प्राइस या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है, और सभी लोगों को एक लिमिट मालूम है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा और इसके नीचे नहीं जाएगा। एग्री। लेकिन समस्या ये है कि भाई साहब, बायनोमियल में जो आपने कहा, हम उससे 100% एग्री है कि दो प्राइस हो सकता है, दो पॉसिबल प्राइस हो सकता है। लेकिन ऑप्शन तो अमेरिकन भी होता है। इट मींस, कौन कहता, मैं हम मान रहा है कि दो प्राइस हो सकता है, पर सर क्या हमें 1 साल तक वेट करना पड़ेगा? नहीं, हम तो बीच में भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हम बीच में ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो फिर आपके 2 पीरियड बाइनोमियल का इट मींस फिर मैच्योरिटी वाला क्या होगा? इट मींस मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आज प्राइस कितना है? 500। मैं एग्री हूं, पर मैं 1 साल नहीं, हो सकता है कि मैं 6 महीने में ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूं, क्योंकि मेरा ऑप्शन अमेरिकन है। और अमेरिकन ऑप्शन में सर, आप ही ने समझाया था कि ऑप्शन बीच में भी तो एक्सरसाइज कर सकते। अगर अमेरिकन है तो फिर क्या करेंगे? इट मींस मैं कह रहा हूं कि मुझे 1 ईयर नहीं, मैं हो सकता है कि 6 महीने में ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूं, तो फिर क्या होगा? इट मीन्स अब सिचुएशन ऐसी हो सकती है। तो फिर उनका कहना कि ठीक है ना भैया, 6 महीने में चेक कर लेना। 6 महीने में दो प्राइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 550 हो सकता है, या 350, 450 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब पहले हम क्या करेंगे? 6 महीने में चेक करेंगे। यहां ऑप्शन एक्सरसाइज करके देख लो। अगर यहां करते हो तो ठीक, नहीं तो फिर तो 1 साल में तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर ही सकते हैं। इट मीन्स इट मीन्स अगर 550 प्राइस हुआ 6 महीने में, तो एक बार यहां चेक करेंगे ऑप्शन एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना। और फिर अगर नहीं करना, तो फिर आगे आगे तो 1 साल में तो करना ही है, तो फिर यहां चेक करेंगे। इट मीन्स हम हर बार चेक करते जाएंगे कि यार दो प्राइस हो सकता है। सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, और समझाओगे क्या? बेटे समझाना क्या है, सिंपल सी बात है। अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन होता तो सिर्फ यही एक्सरसाइज होता। अमेरिकन ऑप्शन में यह दिक्कत है कि अमेरिकन ऑप्शन में आप ऑप्शन कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो सर फिर तो अगले दिन भी कर सकते हैं। तो फिर आपको यह सोचना पड़ेगा, अगले दिन भी तो दो प्राइस पॉसिबल है मैक्सिमम। क्या लगता है कल क्या होने वाला है? शेयर का प्राइस आज 500 चल रहा है।
600 तो नहीं होगा यार, इतना ज्यादा फ्लक्चुएट एक ही दिन में तो नहीं हो सकता। तो क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है यार 520 भी हो सकता है। ठीक है, बढ़ेगा तो। और सर कम हो गया है तो, कम हो गया है तो 500 से 490 भी हो सकता है। मतलब अगले दिन का भी तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस पता लगा सकते हैं। और अमेरिकन ऑप्शन में आप अगले दिन भी तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। तो हर बार हम चेक करते जाएंगे, इसको बोलते हैं मल्टी पीरियड बायनोमियल मॉडल। हर बार चेक करते हुए चलना है। हे भगवान। और हमें हर बार ऑप्शन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये तो एग्जाम्पल के साथ में ही समझ में आएगा। ठीक है, अब भी हमारे सिलेबस में क्या है समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम हर बार ऑप्शन एक्सरसाइज करने जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। इतना बड़ा क्वेश्चन हो नहीं सकता हमारे सिलेबस में, क्या किसी के भी सिलेबस में नहीं हो सकता। तो एकेडमिक पर्पस से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार क्या एक साल पीरियड है तो क्या एक साल में ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। और अमेरिकन है तो क्या पहले भी ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है? यस। तो मैं कहता हूं कि यार 6 महीने में भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। सर 3 महीने में भी तो कर सकते हैं, कर सकते, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम ये कर रहे हैं हमारे सिलेबस में 2 पीरियड बायनोमियल मॉडल। उसमें क्या होता होगा, उसमें पूरे एक साल है तो उसको हम 2 भाग में बांट देते हैं कि हर 6 6 महीने में चेक करते हुए जाएंगे कि ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। उस हिसाब से हम ऑप्शन की वैल्यू निकालेंगे। ये बात ऐसा बोलने में मजा नहीं आ रहा है। ज्यादा मजा कब आएगा? जब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो क्यों ना हम एक एग्जाम्पल ही उठा ले, ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो जी, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। और कॉन्सेप्ट बुक में जाओगे और कॉन्सेप्ट्स बुक में आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 8। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब यार इस अगर ये एग्जाम्पल कर लेते हो तो आपका 2 पीरियड बायनोमियल मॉडल खत्म हो जाएगा। और 2 पीरियड बायनोमियल मॉडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है जी, ठीक है, पढ़ते हैं। द स्टॉक ऑफ अ कंपनी इज करेंटली कोटेड इन द मार्केट ₹150। 150 कब का प्राइस है सर? ये आज का प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, ठीक है सर। आगे, द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो अप और डाउन बाई 10% इन नेक्स्ट 1 ईयर। बोले एक साल बाद प्राइस कितना है अभी? 150। तो 150 से बढ़ भी सकता है, 150 से कम भी हो सकता है। तो 150 का 10% बढ़ा दो, 150 प्लस 10%। तो देखा जाए अभी कितना है? अभी सर 150 है। 150 से बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो 150 प्लस 10% सर 165 भी हो सकता है। और 150 माइनस 10% सर 135 भी हो सकता है। एक बायनोमियल ट्री जैसा हमेशा बनाएंगे हम। ठीक है, ठीक है सर। आगे, और बोले अगले दूसरे साल में 15% से बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो सर 15% यहां से लेना है कि यहां से बिट्टे? ये प्राइस कब हो जाएगा? एक साल बाद। सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में 15% से बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इस तरह से लेना पड़ेगा, 15% से, और ये भी 15% से। ठीक है, तो ये सेकेंड, ये फर्स्ट ईयर का प्राइस आ जाएगा और ये सेकेंड ईयर का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और रिस्क फ्री रेट कितना दिया है? 6%। यूजिंग 2 स्टेप बायनोमियल मॉडल फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 2 ईयर। और साफ साफ लिखा अमेरिकन पुट ऑप्शन, और अमेरिकन में यूज होना है। और बात किसकी है? पुट ऑप्शन की। और स्ट्राइक प्राइस कितना है? 170। 170 से कम होगा तो एक्सरसाइज। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि हम बाइनोमियल ट्री बनाएंगे। पहला काम। सर इसमें करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं, वैल्यू निकालना है बस। उसके लिए सबसे पहले हमको बाइनोमियल ट्री बनाना पड़ेगा। तो देखिए बाइनोमियल ट्री। तो बाइनोमियल ट्री देख रहे हैं? मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। और बहुत अच्छे से करना भाई प्लीज। तो बाइनोमियल ट्री आपको दिखाई दे रहा है? हाँ बोलूं? हाँ, मुझे लग रहा है कि दिख रहा है।
अगर ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा 150, 150 का 15% से बढ़ाया सर, 150 प्लस 15%, तो यहाँ सॉरी 150 प्लस 10%, फर्स्ट ईयर में 10% से बढ़ाया और 10% से डाउन कर दिया, ठीक है। सेकेंड ईयर में 15%, ये सेकेंड ईयर हो गया, यहाँ लिख लेना सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हमने 15% से बढ़ाया, एक बार चेक कर रहा हूँ, 165 प्लस 15%, 189.75, और 165 माइनस 15%, 140.25, ये भी सही है। अब 135 से भी 15% से बढ़ेगा, 135 प्लस 15%, 155.25, ये भी ठीक है। 135 माइनस 15%, 114.75, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर इसके बाद क्या करना? इसके बाद सबसे पहले हमको रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालना है, पर पहले नामकरण करना पड़ेगा। और नामकरण कैसे करना होता है सर, ये बताओ। नामकरण ऐसे करना, इसको बोला जाता नोड, इसको बोलते नोड ए, इसका नाम किया नोड बी, इसको बोला नोड सी, नोड ए बी सी। इधर भी नामकरण कर सकते पर जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे नोड ए बी और सी ये किया, ठीक है सर। आखिरी में समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा होगा आपको कि सर चल क्या रहा है, लास्ट तक देखो सही, आपको सारी बातें समझ में जाएगी। तो पहला क्या किया हमने, बाइनोमियल ट्री बनाया, टोटल पीरियड कितना है 2 साल, उसको 1 साल करके हमने डिवाइड कर दिया। इसका मतलब टोटल मैच्योरिटी पीरियड तो 2 साल है, पर हम 1 साल में भी तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है सर। 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल हमेशा रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी से ही सॉल्व होगा, उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, तो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा कि प्राइस 165 हो सकता है, प्राइस 135 हो सकता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर आप यहां खड़े हो नोड ए में, तो प्राइस बढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्राइस कम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब नोड बी में खड़े हो तो प्राइस बढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्राइस गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी है। नोड सी पे खड़े हो तो प्राइस बढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है और प्राइस गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी, ठीक है सर। तो सर 150 से हमें क्या क्या चीज चाहिए होता है सर, आर बिल्कुल, और क्या सर यू, और एक क्या डी, क्योंकि फॉर्मूला पता है आपको सर, पी का फॉर्मूला आर माइनस डी और यू माइनस डी, और मुझे किसके लिए निकालना है, नोड ए के लिए निकालना है, ठीक है। तो नोड ए के लिए आर, आर का मतलब 6% और 1 साल का कितना आ जाएगा 1.06। सर यू कैसे निकाले, यू सिंपल है, 150 से 165 हो रहा है सर, 165 165 डिवाइडेड बाय 150, सर 10% से ही तो बढ़ रहा है ना यार, यस। तो सर इसको 1.10 कर लेते हैं, 10% से बढ़ रहा है, और सर ये 10% से डाउन हो रहा है, तो सीधा सीधा इसको हम 0.90 कर सकते ना यार, बात खत्म। या फिर आपका दिल कर रहा टाइम पास करने का 135 डिवाइडेड बाय 150, पर जरूरत नहीं है, दिख तो रहा है 10% से बढ़ रहा है और 10% से डाउन हो रहा है, तो इसको मैंने लिखा 1.10 और इसको लिखा 0.90, और इसकी मदद से क्या निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी। एक बार प्रोबेबिलिटी देखिए क्या रफली, हाँ सर रफली देखते हैं ना, 1.06 आर माइनस डी, और यू कितना है 1.10 माइनस डी, तो 1.10 माइनस 0.9 एम प्लस में डाल दिया, 1.06 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई एम आर सिक्वल 0.8, तो P निकल गया भाई, और P कितना निकल गया 0.8, तो 1 माइनस P कितना आ गया 0.2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 0.8 0.2। आपको रिस्क न्यूट्रल, सबसे पहला काम क्या होगा सर, सबसे पहला काम होगा कि हमें बाइनोमियल ट्री बनाना पड़ेगा ये वाला, उसके बाद रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा नोड ए के लिए, नोड बी के लिए और नोड सी के लिए, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं है, तो मुझे इन नोड के लिए रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, ठीक है जी, ओके।
अब सर नोड बी के लिए इसका तो 0.8.2 आ गया, सर नोड बी के लिए निकाले कि यस आर तो 1.06 है, कोई शक की बात नहीं है। अब बचा क्या हमारा यू और डी। यू बोलो कितने परसेंट से बढ़ा, यहां से देखो कितने परसेंट से बढ़ा सर 15%, तो 1.15 15% से बढ़ा ना, तो यहां कितना जाएगा 1.15, 15% से बढ़ा। और ये 15% से डाउन हो रहा है मतलब 0.85। तो सर ये भी फिर ये भी 15% से बढ़ रहा है और 15% से डाउन हो रहा है, तो उसके लिए भी यही सब आएगा। यस सर, इसका मतलब ये हो गया कि नोड बी के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगा वही नोड सी के लिए भी आएगा। हाँ ना भाई, क्योंकि इसमें भी 15 से अप 15 से डाउन और यहां भी 15 से अप 15 से डाउन, तो उस हिसाब से देखोगे तो अब मैं इसके लिए प्रोबेबिलिटी देखूं क्या सर 1.06 माइनस 0.85 डिवाइडेड बाय 1.15 माइनस 0.85, 1.15 माइनस 0.85 एम प्लस में डाल दिया, 1.06 माइनस 0.85 डिवाइडेड बाय एम आर से इक्वल टू 0.7, 0.3, तो यहां भी कितना जाएगा 0.7.3। ठीक है, ओके, स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया सर, सबसे पहला काम है ये किया कि हमने बाइनोमियल ट्री बनाया, बहुत अच्छे। उसके बाद क्या किया सर, उसके बाद हमने रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकाला और मैंने कहा कि ये जो 2 पीरियड बाइनोमियल है ये रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी से ही सॉल्व हो सकता है। और रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी देखो मैंने यहां लिखा हुआ, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 आपको बाइनोमियल ट्री बनाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, आप रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालोगे। नोड ए के लिए निकाला आपने और नोड बी और सी के लिए ऑटोमेटिक 0.7 निकलेगा, दोनों के लिए एक जैसा निकलेगा। और ये जो प्रोबेबिलिटी लिखा है आपको ये बाइनोमियल ट्री में लिखना होगा। ठीक सर, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, आपको लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा। 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। यहां तक हो गया है जी। सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब आपको ग्रॉस पे ऑफ निकालना। ओके, और कहां का निकालना ग्रॉस पे ऑफ, इधर का निकालना। कौन सा ऑप्शन है ग्रॉस पे ऑफ निकालना आता है, कौन सा ऑप्शन है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में बता सकते हो कि एक्सरसाइज प्राइस कितना दिया है सर, एक्सरसाइज प्राइस दिया है 170। 170 से नीचे होगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा 170 से। मुझे ग्रॉस पे ऑफ कब कहां का निकालना है, लास्ट का, बैकवर्ड कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो यहां तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा 0, यहां प्राइस कम हो गया 170 से नीचे हो गया, तो देखिए कितना पे ऑफ मिलेगा 170 माइनस 140.25 सर 29.75। ठीक है, अगर 155 हुआ तो भी ऑप्शन एक्सरसाइज होगा 170 माइनस 155.25 कितना आ गया 14.75, ये भी अच्छा है। और सर 114 यहां भी 170 माइनस 114.75 55.25। तो अभी मैंने ये सर बाइनोमियल ट्री में ही दिखाना है क्या, हाँ जी, बाइनोमियल ट्री बनाओगे ना आप, उसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा ग्रॉस पे ऑफ। यहां तक कोई समस्या है क्या, कोई समस्या? अब ध्यान से समझना मेरी बात। ओके, तैयार हो? मैं यहां खड़ा हूं, मान लो नोड बी, आप कह रहे हो ना कि 1 साल में भी तो ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब मैं सोच रहा हूं, अब काम की चीज है, क्योंकि बैकवर्ड कैलकुलेशन करने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। मैं जब यहां पहुंचा नोड बी पे, जब प्राइस 165 हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल का पीरियड है, प्राइस 165 था, मैं सोच रहा हूं क्या अभी एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। यहां अगर मैं यहां खड़ा होता तो मैं ये सोच रहा हूं, मुझे मालूम है कि 10% से बढ़ेगा और आगे 1 साल बाद 15% से बढ़ेगा, मुझे ये बात यही पता है जब प्राइस कितना है 150। पर मैं अब सोच रहा हूं ना यार, कैलकुलेशन हम आगे क्या क्या हो सकता है ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं यार अगर प्राइस 165 हुआ
तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहां भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता हूं, या फिर यहां छोड़ो 1 साल का इंतजार भी कर सकता हूं। अगर 1 साल का इंतजार करता हूं तो क्या होगा, रेट 15% से बढ़ भी सकता है और 15% से डाउन भी हो सकता है। यहां तक ठीक है? यस। और 15% से बढ़ेगा तो प्राइस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये चीज मैं कहां सोच रहा हूं, मैं यहां सोच रहा हूं। मैं वैसे तो यही सोच रहा हूं, अगर 165 हो जाएगा तो ये होगा या तो ये होगा। यहां तक ठीक है? और अगर ये हुआ तो यार मेरा ऑप्शन तो लैप्स हो जाएगा, और अगर ये हुआ तो मुझे 29.75 मिल जाएगा। तो बता सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगा? एक्सपेक्टेड पैसा कितना मिलेगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, इस रिसिप्ट का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो सर निकाल सकते हैं। 0 इंटू 0.7 और 29.75 इंटू 0.3, तो 29.75 इंटू 0.3, तो सर ये आ गया 8.925। ये पैसा मिल सकता है इस रिसिप्ट के लिए, ये पैसा कब मिल सकता है, यहां मिल सकता है कितना, 8.925। बट ये तो मिलने वाला 1 साल बाद, इसका प्रेजेंट वैल्यू कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 1.06, डिवाइडेड बाय 1.06, तो आंसर आ गया 8.4। ठीक है? ओके, मैं क्या कर रहा हूं ठीक से समझना। मैं ये सोच रहा हूं अगर 1 साल रुकता हूं और 1 साल रुकता हूं, अभी मैं यहां खड़ा हूं मान लो, और मैं सोच रहा हूं अगर मैं और 1 साल रुकता हूं तो ये रिसिप्ट के बदले में मुझे जो पैसा मिलेगा एक्सपेक्टेड, उसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया 1.06। और ये जो एक्सपेक्टेड दिख रहा है, क्या ये पक्का पक्का मिलेगा? यस, मैं कह रहा हूं रिस्क तो है ही नहीं, रिस्क न्यूट्रल है। मतलब ये प्राइस होना है ये भी पक्का है, और ये प्रोबेबिलिटी ये भी पक्का है। यही तो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। मतलब मैं सोच रहा हूं कि यार इस रिसिप्ट की आज की वैल्यू, आज का मतलब मैं यहां खड़ा हूं है ना, 1 साल में आज की वैल्यू है 8.42, क्योंकि इससे मुझे जो फ्यूचर में फायदा होने वाला है वो 8.925 होने वाला है, उसका प्रेजेंट वैल्यू 8, मतलब इसकी कीमत कितनी है, 8.42। ठीक है? फिर मैं क्या सोचता हूं, अगर मैं आगे नहीं जाता हूं और यही एक्सरसाइज कर लेता हूं, अगर यही एक्सरसाइज कर लेता हूं तो 170 माइनस 165 मुझे क्या मिलेगा? सर मुझे मिलेगा 5 रुपए। अब सवाल बस इतना है कि मुझे आगे जाना चाहिए कि मुझे यही एक्सरसाइज कर लेना। इस रिसिप्ट की कीमत कितनी है? अगर मैं यही एक्सरसाइज कर लेता हूं तो 5 रुपए मिल जाएगा। क्या आप खुश हो? क्योंकि आप आगे जाते हो मान लो, तो आपको जो मिलने वाला उसका प्रेजेंट वैल्यू 8.42 है। अगर कोई मुझसे ये मांगेगा, ये इसकी वैल्यू कोई मुझसे मांगेगा, तो मैं उसको कितने में दूंगा? कम से कम मान लो यहां एक्सरसाइज नहीं करता हूं, मान लो एक्सरसाइज नहीं करता हूं, तो मैं कहूंगा भैया 8 रुपया 42 पैसे से 1 पैसा कम नहीं लूंगा, क्योंकि इससे आपको कम से कम 8.42 तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसकी वैल्यू क्या है? सर विच एवर इज हायर, सिंपल सी बात। आपके पास तो दो ऑप्शन है ना भाई, अभी भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, और मैं तो बाद में ही करना चाहूंगा। तो मेरे हिसाब से इस ऑप्शन की वैल्यू विच एवर इज हायर, मतलब इस नोट पे 8.42 है। ठीक है? मतलब सर अमेरिकन ऑप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन में ऑप्शन है, ऑप्शन में ऑप्शन ये है कि हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं यहां और आगे भी कर सकते हैं। और मुझे फायदा किस में दिख रहा है? यहां और ऑप्शन एक्सरसाइज करने में फायदा दिख रहा है कि आगे जाने में, आगे जाने में। तो उस हिसाब से इस पेपर की वैल्यू मेरी नजरों से 5 रुपए नहीं है, मेरी नजरों से 8.42 है। ठीक है? तो अगर मैं ये सर ये आप यहां आकर सोच रहे हो कि मैं यहां आकर नहीं, मैं यहीं बैठे बैठे सोच रहा हूं। अब मैं देखो मैं क्या सोच रहा हूं, अगर 165 प्राइस हुआ ना 1 साल बाद, तो उसके 1 साल बाद ये प्राइस होगा, और यहां लैप्स हो जाएगा, यहां एक्सरसाइज होगा, तो उस हिसाब से यहां इसका प्रेजेंट वैल्यू किया तो 8.42, और जबकि यहां एक्सरसाइज करूंगा तो 5। तो यार फिर मैं यहां सोच रहा हूं 1 साल बाद इस पेपर की एक्चुअल में वैल्यू ना 5 रुपए नहीं होगी, 8.42 होगी। ओके सर, और समझेंगे कि और समझेंगे धीरे से। सर अगर ये कम होता तो मैं बात कर रहा हूं ना, ऐसी नोट सी का सोचे।
अब मैं यहां खड़ा हूं और फिर वापस सोच रहा हूं, अगर प्राइस 135 होता, अगर प्राइस कितना होता 135, तो आगे ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। अगर ये होता तो 14.75 का फायदा, और ये होता तो 55.25 का फायदा। तो क्या मैं देखूं, अगर मैं 135 होता और आगे जाता तो क्या सिचुएशन होती? सर 14.75 का भी फायदा हो सकता था इंटू 0.7, और सर 55.25 भी मिल सकता था इंटू 0.3। तो सर एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 26 रुपए 90 पैसे, डिवाइडेड बाय 1.06 कर देंगे। तो सर यहां का वैल्यू आ गया 25.38। अब मैं सोच रहा हूं, अगर प्राइस 135 होता, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं आगे जाकर 1 साल का इंतजार कर सकता था, और या फिर यहां भी एक्सरसाइज करता। अगर यहां एक्सरसाइज करता तो भाई मुझे 35 मिलता। तो बताओ आगे जाने पर कितना मिल रहा है? सर आगे जाने पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इस पेपर के लिए 35.38 मिल रहा है, 25.38, जबकि यहीं की यहीं एक्सरसाइज करूं तो 35। तो बताओ मेरे लिए क्या बेहतर है? सर यहीं एक्सरसाइज करो। सोचो ये पेपर कोई खरीदने आएगा तो कम से कम में 35 रुपया तो लूंगा, क्योंकि भैया 35 रुपए तो मैं स्टॉक एक्सचेंज से ले सकता हूं अभी की अभी। अगर मैं आपको बेचूंगा तो 35 तो लूंगा ही। इट मीन इन दोनों में से हायर कौन सा है? इन दोनों में से हायर है 35। इट मीन्स अमेरिकन ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कंपैरिजन करने के लिए। इसका कंपैरिजन फ्यूचर से भी करते हो। अगर यूरोपियन होता तो ये 35 वाला ऑप्शन खत्म हो जाता, आपको यही वैल्यू हो जाता आपका। यहां पे इसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़े, स्टेप बाय स्टेप। सर अभी यहां का भी वैल्यू निकालेंगे, निकालेंगे यहां का भी, फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, यहां का वैल्यू। सर वो कर ही लेते हैं ना। यस, अब तैयार हो? यस, मैं कहां का वैल्यू निकालने की सोच रहा हूं, नोड ए। अब मैं यहां खड़ा हूं, मैंने कहा भाई इस पेपर बिक सकता है कम से कम, यहां कितने का बिक सकता? 8.42। और यहां कितने का बिक सकता है? सर बिक सकता है कितने का? 35, विच एवर इज हायर। तो 8.42 भी मिल सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। 35 भी मिल सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2। तो क्या प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, 8.42 इंटू 0.8 एम प्लस 35 इंटू 0.2 एम प्लस MRC डिवाइडेड बाय 1.06। तो सर इसकी वैल्यू आ गई 12.95 या 96। इस पेपर की वैल्यू कितनी आ गई? 12.96। कौन सा ऑप्शन है? अमेरिकन। मैं सोच रहा हूं यार यहां भी तो एक्सरसाइज कर सकता हूं। अगर मैं आगे नहीं जाता, यहीं की यहीं एक्सरसाइज करता, तो ये कितना है 170, ये कितना है 120, तो मुझे 20 रुपए अभी की अभी मिल सकता है यार। तो इस पेपर की एक्चुअल में वर्थ कितनी है? 20। ठीक है, इसको कंपैरिजन कभी भी इससे करोगे, इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, और इस पेपर की रियल वर्थ कितनी आई? 20 रुपए। और मैंने पहले भी बोला था इंट्रिंसिक वैल्यू से प्रीमियम हमेशा ज्यादा ही रहेगा। बाप रे। सर क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आएगा, तो भाई ये सब तो करना ही पड़ेगा। ओके सर, वापस दोहराइए सारी चीजें, और एक बार ये भी बताइए प्रेजेंटेशन के अंदर सब सब करवा रहा हूँ, सब करवा रहा हूँ, इंतजार तो करो। मैं जानता हूँ फास्ट ट्रैक है, पर लगना नहीं चाहिए कि फास्ट ट्रैक है करके। 100 घंटे का टारगेट है AFM का। ठीक है जी, चलो आओ काम करें। यस, सबसे पहले बताओ क्या करना है? सर सबसे पहला काम क्या करना है, एक बार वापस सारी चीजें कर ले। स्टेप नंबर 1 बताओ क्या करना है? सर स्टेप नंबर 1 में हमको बाइनोमियल ट्री बनाना है, उसका हमको नंबर मिलेगा। बिल्कुल सही। ओके, बाइनोमियल ट्री हो गया, स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2 क्या करना है? सर स्टेप नंबर 2 में हम लोगों को रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालना है, जो आराम से निकल जाएगा। और कौन से नोड के लिए? सर यहाँ नोड का नामकरण कर देंगे, इसको नोड बोलते हैं। नोड 1 2 3 भी बोल सकते हैं, नोड ABC भी बोल सकते हैं। ओके, तो हर नोड के लिए क्या निकालेंगे हम? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या होगा? सर रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद स्टेप नंबर 3 में यहां का ग्रॉस पे ऑफ लिख देंगे। लिख दिया।
ठीक है, स्टेप नंबर। उसके बाद क्या होगा सर, फिर उसके बाद हर नोड का में हम कंपैरिजन करने के लिए दो चीजें निकालेंगे। जो ग्रॉस पे ऑफ निकाल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू, और इसको कुछ नाम थे, मतलब ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू। और आज की आज एक्सरसाइज करे तो इसको मैं इंट्रिंसिक वैल्यूज नाम दे रहा हूं, यही की यही 170 माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मैं दो काम करूंगा सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस पे ऑफ निकालूंगा और उसका कंपैरिजन इंट्रिंसिक वैल्यू से करूंगा, और जो भी हायर होगा उसको मैं ऑप्शन की वैल्यू मान लूंगा। ठीक है, ओके। और फिर ऐसी नोट सी के लिए निकालोगे, ऐसी नोट ए के लिए निकालोगे, और जो हायर आएगा उसको मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है, अब एक बार हमारा बुक देख ले कि हमने कैसे सॉल्व किया। बाइनोमियल ट्री बना हुआ है, तो सबसे पहले क्या निकाला, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, ये तो हम निकाल ही चुके थे। अब उसके बाद हम वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालेंगे। याद रखना कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन सीधे नोड ए की नहीं निकल सकती, आपको बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले इस नोड का निकलेगा, इस नोड का निकलेगा, और फिर इस नोड का निकलेगा। तो सबसे पहले हमने नोड बी का निकाला, 0 इंटू 0.7, कहां दिख रहा है आपको 0 इंटू 0.7, 0 इंटू 0.7 29.75 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 1.06, तो ये कितना आ गया 8.42। और इसका कंपैरिजन हमने किससे किया, अगर आज ही एक्सरसाइज हो जाए तो इसको मैंने क्या नाम दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू। नाम अलग अलग होना चाहिए, हालांकि इसको भी ग्रॉस पे ऑफ बोल सकते हैं, इसको बोल सकता हूं मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस पे ऑफ, और इसको बोल सकता हूं अभी का ग्रॉस पे ऑफ। पर ठीक है, इसको मैंने बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस पे ऑफ, और इसको बोला इंट्रिंसिक वैल्यू। इन दोनों में से हायर क्या है 8.42, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट नोड बी, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट नोड बी 8.42, जो भी हायर होगा उसको ले। ऐसे ही किसका लिए निकालना है, नोड सी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस पे ऑफ, देख ले एक बार। यस, तो देखोगे तो यहां कितना दिख रहा है 14.75 इंटू 0.7 और 55.25 इंटू 0.3, 0.7 0.3 1.06, तो ये आ गया 25.38। और अगर अभी की अभी एक्सरसाइज करोगे तो कितना 35, तो इन दोनों में से हायर है 35, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट नोड सी 35, विच एवर इज हायर। ऐसी अब किसके लिए निकालेंगे, नोड ए 8.42, नोड बी की वैल्यू आई थी, नोड सी की आई थी 35, प्रोबेबिलिटी आपको पता है, तो आंसर कितना आ गया 12.96। याद रखना, यहां हमको ग्रॉस पे ऑफ से नहीं मालूम। कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर ये 8.42 की जगह आपको 5 रुपए लिखना चाहिए। क्यों 5 रुपए भाई, ये पेपर की वैल्यू बताओ ना, 5 रुपए की सर 8.42, दैट्स इट। अगर ये पेपर में बेचूंगा एक साल में तो मैं 8.42 से कम का बेचूंगा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू मेरी नजरों में 8.42 है। ठीक है सर, विच एवर इज हायर। तो 12.96 कंपैरिजन किससे करना, आज अगर आज का इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि मैं यार अमेरिकन है तो ऑप्शन तो आज भी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो इसमें से जो भी हायर है क्या है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना आया 20 रुपीज। ठीक, ओके। कैसा लगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं रहेगा, पर एग्जाम्पल हमारा ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल करवा लिया। अब क्वेश्चन बैंक ओपन कीजिए, और क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 10 ओपन कीजिए। टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 मिल गया होगा। एक बार देखिए क्वेश्चन। यस सर, इस क्वेश्चन में भाई साहब उन लोगों ने बाइनोमियल ट्री बना कर दे दिया था। सर ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में आया हुआ था, मेरे ख्याल से आया हुआ था, एग्जाम में आया था नवंबर 2020 में। ठीक, तो सर अगर बाइनोमियल ट्री बनाकर दे दिया है तो भी क्या हमको बाइनोमियल ट्री बनाना पड़ेगा? हाँ जी, बनाना पड़ेगा। कैसी कैसी बात कर रहे हो, इसमें आपको इसके अंदर जो है वो पे ऑफ तो लिखना ही होगा। तो लिखा है 2-year ट्री फॉर अ शेयर ऑफ स्टॉक इन एबीसी लिमिटेड इज एज फॉलोस। बोले अभी शेयर का प्राइस कितना है 100, इन्होंने नोड 1 दिया है N1, N1 मतलब नोड 1। ठीक है, हमने एबीसी लिखा था, उन्होंने N1 N2 और N3 लिखा है,
और 2 साल बाद का भी प्राइस लिखा है। 100 से 108 हो गया, मतलब कितने परसेंट से ग्रोथ दिख रहा है सर? 8%। अगर रफली बोलूं तो 1.08। और कितने परसेंट से डाउन हो रहा है सर? 100 से 95, मतलब 0.95। मतलब 8% से बढ़ रहा है और 5% से डाउन हो रहा है। ये लिखना नहीं है, मैं तो ऐसे रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं। 1 साल से दूसरे साल में जा रहा है तो बता सकते हो कि कितने परसेंट से शेयर बढ़ रहा है सर? 116.64 डिवाइडेड बाय 108। सर ये भी 8% से बढ़ रहा है। वाह, ये भी आपका जो बढ़ रहा है वो 8% से बढ़ रहा है। ये कहीं 5% से डाउन तो नहीं हो रहा है। 108 माइनस 5%, 102.6, 102.6। 95 क्या 8% से बढ़ रहा है? 95 प्लस 8%, 102.6। तो अब ध्यान से सुनना सर, ये डाउन हो रहा है 102.6 से और ये बढ़ रहा है 102.6 से, तो यहां इसको अलग अलग लिखना चाहिए ना? हाँ, अलग अलग लिखना चाहिए। पर ICAI क्या करता है, बोले यार एक ही तो प्राइस है तो क्यों ना हम एक साथ ही लिख दे। तो उन्होंने एक साथ लिख दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम चाहो तो ये एरो में अलग से 102.6 लिख सकते हैं और इसमें अलग से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पर एक बात समझ में आ गई, चाहे आप किसी की बात करो, आप 8% से शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और 5% से कम हो रहा है। 8% से बढ़ रहा है, 5% से कम हो रहा है, 8% से बढ़ रहा है और 5% से कम हो रहा है। इट मींस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इस नोट के लिए रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकल सकता है? यस। आर पता लग जाए तो निकल जाएगा। कंसीडर इट 2 ईयर अमेरिकन कॉल ऑप्शन है और स्ट्राइक प्राइस कितना है? 98। मतलब सर 98 से ऊपर जाएगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज। करंट मार्केट प्राइस 100 पता है। रिस्क फ्री रेट है 5% पर एनम विथ अ कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग। कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग का फैक्टर दिया है 0.05 का, 1.05127। ठीक है। 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल 1 ईयर ईच। सबसे पहले यूजिंग द बाइनोमियल कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी निकालना, प्राइस मूविंग अप और डाउन, मतलब रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालना। सर किस नोट के लिए, जरा सोचते हैं। क्या मुझे आर पता है? आर यस सर 1.05। मुझे कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग लेना पड़ेगा 1.05127। 5127। क्या मुझे यू पता है? 1.08। क्या मुझे डी पता है? 0.95। ये किस नोट के लिए है? खास बात है, ये नोड 1 के लिए भी वही, नोड 2 के लिए भी वही, नोड 3 के लिए भी वही। क्योंकि यहां भी यू निकालोगे तो 1.08, डी निकालोगे तो 0.95 और आर तो हमको मालूम है 1.05127। वैसे इसके लिए भी यही आएगा। इट मीन्स रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी एक ही निकालो तो काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक। सर निकाल कर देखते हैं, क्या देख लो निकाल कर कैसे निकालोगे। सर u माइनस डी 1.08 माइनस 0.95 एम प्लस में डाला 1.05127 माइनस 0.95 डिवाइडेड एमआरसी इक्वल टू 0.779 मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं मालूम कि आंसर क्या है, एक बार चेक करना पड़ेगा। 0.779 को उन्होंने 0.78 ले लिया है। 2 डिजिट में बोला है कि 2 डिजिट में करना है। वैसे मैं 0.779 लेता। यस, आपको जो राउंडेड ऑफ करना है वो 2 डेसिमल पॉइंट्स तक करना है, इसलिए मैं उन्होंने राउंडेड ऑफ कर लिया और यहाँ क्या लिख दिया 0.78। तो पहले रिस्क न्यूट्रल पहले हमने क्या किया सर? पहले बाइनोमियल ट्री हमको बनाना ही बनाना है। ठीक है सर, बाइनोमियल ट्री बन गया। उसके बाद हमने रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकाला और नोड 1 के लिए और इन सब के लिए इतना ही इतना आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, आगे चले। यस, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना। पे ऑफ निकाल सकते हैं हम लोग और मैं पे ऑफ निकाल रहा हूं। प्राइस कितना? 98। ऑप्शन है कॉल। 98 से ऊपर जाएगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। तो बताओ 116 पर, तो 116.64 माइनस 98, तो सर 18.64 बिल्कुल सही। सर यहां भी ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। यस, 102.60 माइनस 98
सब 4.60 और यहाँ लैप्स हो जाएगा 0। याद रखना ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है। 4.60 यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो अब कंपैरिजन करके देखिए क्या, हाँ तभी तो मजा आएगा सर। तैयार हो? आर हमको मालूम है क्या? 1.05 127। चलो कैलकुलेटर से करें। यस 18.64 निकल गया था ना हमारा। यस 18.6, पहले इस नोट के लिए निकाल रहा हूं मैं। 18.64 इंटू 0.78 m प्लस 4.60 इंटू 0.22 m प्लस MRC डिवाइडेड बाय 1.05127। तो बताओ कितना आ गया सर? 14.79 आ गया। और अगर यहाँ एक्सरसाइज करे तो 108 माइनस 98 10 है। तो बताओ कौन सा हायर है सर? ये हायर है, इसलिए इसका वैल्यू आ गया 14.79। चाहो तो यही किया होगा उन्होंने। अगर देखोगे तो यहाँ निकाला वैल्यू ऑफ ऑप्शन सबसे पहले किसके लिए निकाला है? नोड 2 के लिए। 18.64 ही है ना, मैंने 764 18.64 इंटू 0.78 और 4.0.22 तो ये आ गया 14.79। और इसका कंपैरिजन किया होगा 10 से, तो हायर क्या दिख रहा है? 14.79। तो इसलिए यहाँ क्या लिया गया है? 14.79। कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो बन जाना चाहिए। मैं होमवर्क भी दे सकता था इसको। अब यहाँ के नोट के लिए हम निकाले क्या? यस सर 4.60 इंटू 0.78 और यहाँ तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.05127। सर 3.41 आया। और सर अगर यहाँ ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं होगा 0, इन दोनों में से यही हायर है, तो इस नोट के लिए क्या आ जाएगा? 3.41। तो देखो मैंने 3.41 भी निकाला होगा। नोट 3 के लिए 4.60 इंटू 0.78 0 इंटू 0.22 डिवाइडेड बाई ये 1.0512। ठीक है जी, आंसर आ गया 3.41 और 0 विच एवर इज हायर, तो यहाँ क्या ले लिया? 3.41। ओके ये आपको बाइनोमियल ट्री में शो करना पड़ेगा। क्या क्या दिखाना पड़ेगा? ये 14.79, मतलब ये जो मैंने आंसर किया ना सॉल्यूशन, वैसे आपको दिखाना पड़ेगा। अब इस नोट के लिए तो आराम से काम हो सकता है। यस सर कैसे काम होगा सर? 14.79 इंटू 0.78 m प्लस 3.41 इंटू 0.22 m प्लस MRC डिवाइडेड बाई 1.0512। आंसर आ रहा है 11.68 या 69 बोल सकते। चेक कर लेते हैं। 11.69 और कंपैरिजन यहाँ के भी इंट्रिंसिक वैल्यू से होना चाहिए। और यहाँ ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो सिर्फ 2 रुपए मिलेगा। प्राइस ज्यादा है 98 से, तो ज्यादा है। तो भाई ज्यादा अच्छा क्या है? 11.69। तो वैल्यू ऑफ कॉल टुडे कितना आ गया? 11.69। ठीक है थोड़ा सा मुश्किल है, पर मुझे मालूम है आप कर लोगे। 11.69 फाइनेंस। सर और एक क्वेश्चन है। यस और एक क्वेश्चन है, ICAI का क्वेश्चन है, हमारे स्टडी मैट का TYK 23। आसान क्वेश्चन है, पर क्योंकि स्टडी मैट में है इसलिए मैं करवा रहा हूं। पढ़े जी क्वेश्चन को। यस लिखा कंसीडर 2 ईयर, कौन सा ऑप्शन है? कॉल। स्ट्राइक प्राइस कितना है? 50। तो 50 से ऊपर जाएगा तो एक्सरसाइज। ऑन स्टॉक करंट प्राइस भी कितना है? 50। ये कंफ्यूजन वाला काम है। अभी 50 है और स्ट्राइक प्राइस भी 50 है। ठीक है जी। एज्यूम दैट देयर आर 2 टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, 2 पीरियड है। इन ईच ईयर स्टॉक प्राइस कैन बी मूव अप और डाउन बाय 20%। या तो 20% से बढ़ेगा, 20% से कम होगा, और एक साल बाद भी 20 से बढ़ेगा, 20 से कम होगा, 20 से बढ़ेगा, 20 से कम होगा। इसका मतलब रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी एक ही नोट के लिए निकालो तो बाकी बची हुई 2 नोट के लिए भी वही निकलेगा। बाइनोमियल ऑप्शन मॉडल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप एंड डाउन, और साथ में आपको बाइनोमियल ट्री बनाना है और साथ में पे ऑफ भी बताना है। ठीक है सबसे पहले बाइनोमियल ट्री बनाए। यस और अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके। आज का प्राइस कितना है? 50 मेरे ख्याल से दिख रहा है आपको। आज का प्राइस है 50। 50 से कितना परसेंट बढ़ेगा बोल रहा है?
20, 50 प्लस 20% तो सर 60, 50 माइनस 20% तो ये आ गया 40। अब 60 प्लस 20% तो 72, 60 माइनस 20% तो 48, 40 प्लस 20% तो 48। ये 48 इधर से भी आ रहा है, इधर से भी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हो, 48 दो बार लिख सकते हो, वो ज्यादा अच्छा है। और 40 माइनस 20% तो 32, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो काम कर ही सकते। तो बायनोमियल ट्री बनाया और आपने प्राइस लिख दिया। यहां तक कोई समस्या है कि आपको? नहीं सर, यहां तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी के लिए हमको सबसे पहले आर चाहिए। आर दिया है, आर कितना दिया? 6%। 6% को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग है? नहीं, तो 1.06 लिख सकते हैं। यस। और उसके बाद यू कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 1.20। और डी कितना आ गया? 0.8। तो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालें कैलकुलेटर में। 1.2 माइनस 0.8 एम प्लस में डाला, 1.06 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई एम आर सी इक्वल टू 0.65 और 0.35। 0.65, 0.35, 0.65, 0.35, 0.65, 0.35। मेरे ख्याल से वही मैंने किया है। यहाँ कितना निकल गया? 0.65। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ के लिए वैल्यू निकालेंगे। कब के लिए? नोड बी के लिए। पे ऑफ देख लें। पे ऑफ किससे कंपैरिजन करना? 50 से। 50 क्या चीज है? एक्सरसाइज प्राइस। 50 से ऊपर होना चाहिए, ये वाला 50 नहीं, स्ट्राइक प्राइस है 50। कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, बस इतना याद रख। तो सर 72, ये गलत हो गया, खैर आपकी बुक में सही होगा। ये 72 माइनस 50, तो ये आ गया यहाँ पे ऑफ 22, और यहाँ पे ऑफ कितना आएगा? 0। यहाँ 22 है, यहाँ 0 है। ठीक, आपकी बुक में सही होगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, तो अब देखें 22 इंटू 0.65 और 0 इंटू 0.35 डिवाइडेड बाय 1.06, तो सर ये 13.49 आ गया। और यहीं की यहीं एक्सरसाइज करे तो कितना आ गया? 10। तो विच एवर इज हायर, हायर क्या दिख रहा है इसमें? 30.49। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस 13.49 लिखोगे चल जाएगा। और यहाँ 0 0, तो ये भी 0 आ गया। और यहाँ ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो ये तो 0 ही हो गया कंप्लीटली। एक बार देखें, नोट बी और नोट सी के लिए वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाला होगा। 22 इंटू 0.65 और 0 इंटू 0.35 डिवाइडेड, तो यहाँ कितना आ गया? 13.49। और उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? 10 से। तो आंसर कितना आ गया? 13, विच एवर इज हायर। ये किसके लिए निकला है? नोट बी के लिए। ऐसे ही किसके लिए निकालोगे? नोट सी के लिए। और उसमें क्या निकालना? आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब आगे चले। यस, तो यहां के लिए वैल्यू है 13.49 और यहां के लिए है 0, तो 13.49 इंटू 0.65, 13.49 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय 1.06, तो आंसर आ गया 8.272। और यहां कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, यहां तो 0 है ही। आंसर, फाइनल आंसर आ गया 8.272। बस 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल में इतना ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा। ठीक है जी, तो देखा जाए तो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच खत्म हो गए। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच में दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आएगा सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल, मुझे ज्यादा उम्मीद है कि वही आएगा क्योंकि आजकल 4-4 नंबर के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर बुरा से बुरा हुआ तो 4 नंबर का तो पक्का नहीं आएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन आया तो बनता है 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। सर आ सकता है कि आ सकता, कुछ भी आ सकता, तो उसके लिए तैयार रहना। तो बाइनोमियल मॉडल में हमने अभी पढ़ा रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। और मैंने आपको क्या कहा था? 2 अप्रोच है, एक रिस्क न्यूट्रल और एक है डेल्टा हेजिंग अप्रोच। डेल्टा हेजिंग अप्रोच या फिर आप उसको बोल सकते हो रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच। ठीक है, देखते हैं कितना टाइम है, उसके हिसाब से डिस्कशन करते हैं। अगर ऐसा लगेगा कि यार टाइम कम है तो ब्रेक लेके डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी है हमारे पास 10 मिनट, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं डेल्टा के विषय में, ऑप्शन डेल्टा,
ऑप्शन ग्रिक्स है एक्चुअली। सर ये ऑप्शन ग्रिक्स क्या, आप टेक्निकल शब्द क्यों यूज कर रहे हो? पर फिर भी ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब काम की चीज है। डेल्टा है क्या सर? पहले डेल्टा क्या है ये समझना पड़ेगा। तो डेल्टा, तो अभी ब्रेक से पहले मैं डेल्टा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ठीक है, फिर सोचेंगे कि क्या करना आराम से। मान के चलो कॉल ऑप्शन, और सर अभी प्राइस क्या चल रही है? करंट मार्केट प्राइस अभी चल रही है 500, ठीक है, 500 रुपये। और सर कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस मैं आपसे बोल रहा हूं कि स्ट्राइक प्राइस मान लो ये भी 500 रुपये एट द मनी है, स्ट्राइक प्राइस भी 500, और कॉल ऑप्शन है तो यार प्राइस बढ़ेगा। सॉरी, कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? जब प्राइस बढ़ेगा, मतलब 500 से ऊपर जाएगा मार्केट प्राइस, ठीक है? पर बदले में मुझे प्रीमियम देना पड़ा, और प्रीमियम में मान के चल रहा हूं कि प्रीमियम कितना देना पड़ा? प्रीमियम देना पड़ा 20 रुपए। ये क्या हो गया? प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या हो रहा है? इसका प्राइस, जिसको मैं प्रीमियम बोल रहा हूँ, ठीक है सर। और टोटल पीरियड कितना है? मैं कह रहा हूं कि टोटल पीरियड कितना मंथ है? टोटल पीरियड है 3 मंथ्स, ठीक है जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यार मैं भगवान से क्या प्रार्थना करूंगा? सर भगवान से आप ये प्रार्थना करोगे कि शेयर का प्राइस बढ़े। किधर है शेयर? ये मिला मुझे शेयर, और ये क्या है? ऑप्शन रिसिप्ट। ये रिसिप्ट कितनी, छोटा सा कर दिया इसको, ये रिसिप्ट कितने की है? 20 रुपए की, और शेयर कितने का है? 500 रुपए। और अगर मैं ऑप्शन खरीदता हूं तो मैं भगवान से क्या प्रार्थना करूंगा? कि शेयर का प्राइस बढ़े। क्या शेयर के प्राइस बढ़ने से इस रिसिप्ट की भी कीमत बढ़ेगी? हाँ, ये मैं कहां डिस्कस कर दिया? बेसिक क्लास में, ठीक है? तैयार हो? अगले ही दिन शेयर के प्राइस 550, 50 रुपए से बढ़ गया शेयर, 50 रुपए से बढ़ गया, और मैंने ऑप्शन खरीदा हूं। मैं कहूंगा थैंक गॉड शेयर बढ़ा। कोई मुझसे ये रिसिप्ट खरीदने आएगा तो अब मैं उसको 20 का नहीं बेचूंगा, मैं तो ज्यादा का बेचूंगा। मैं कहूंगा भैया शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। शेयर के प्राइस के बढ़ने से कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है, कॉल ऑप्शन का वैल्यू है, वो भी तो बढ़ेगा। सर ये भी 50 रुपए से बढ़ेगा कि 50 से? नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा। 50 फिक्स नहीं है कि 50 रुपए से बढ़ेगा, पर थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बढ़ेगा जरूर। सर कितने से बढ़ेगा? एक मन से लिख रहा हूं, सर कितने से बढ़ेगा? अगर मैं कहूं कि यार ये भी प्राइस बढ़ गया, और ये 20 रुपए से, मान लो 20 + 25, 45 हो गया। इसकी कीमत अब 45 हो गई। ये 50 से बढ़ा, तो ये 50 से नहीं बढ़ा। बोलो कितने से बढ़ा? सर ये शेयर जो है ये 50 से बढ़ गया, तो ये भी 25 से बढ़ गया, 25, ठीक है? फिर अगला, फिर सर ये बढ़ के 600 हो गया, तो ये भी 25 से बढ़ा। एक फिक्स रेशियो से बढ़ रहा है, और ये 45 + 25, तो बताओ ये कितने से बढ़ा? ये बढ़ा सर, ये 70 हो गया। जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है, ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ता है। अब बता सकते हो कितना टाइम्स? टाइम्स बता दिया तो मैं मान लूं। टाइम्स का मतलब समझ रहे हो? बस टाइम्स बता दो। सर शेयर का प्राइस 50 रुपए से बढ़ता है ना, तो ये 25 से बढ़ता है। टाइम्स में बोलो ना। अगर ये 1 रुपया से बढ़ेगा तो ये कितने पैसे से बढ़ेगा, बस वो बता दो, बात खत्म। सर रेशो निकाल लेते हैं। रेशो, रेशो क्या निकला? चेंज इन प्रीमियम। प्रीमियम, प्रीमियम की जगह मैं वैल्यू बोलूं क्या चलेगा? वैल्यू ऑफ ऑप्शन, चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन, चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ शेयर। बोलो ऑप्शन का वैल्यू कितने से चेंज हो रहा है? 25, और शेयर का प्राइस कितने से चेंज हो रहा है? 50, तो आंसर कितना आ गया? 0.5। 0.5 को ही बोलते हैं डेल्टा।
हाँ सर, यही कहलाता है कि डेल्टा। हाँ बेटे, यही कहलाता है डेल्टा। और सर कैसे बोल सकते हो कि 25 से बढ़ेगा? ये भी तो चेंज हो सकता है कि ये अगली बार 50 से बढ़े तो ये 27 रुपए से बढ़ जाए। यस, तो चेंज हो सकता है, इसका भी नाम है और इसको बोला जाता है गामा। हे भगवान। हाँ बताओ, ये मैं थियरी में पढ़ाने वाला हूं। शेयर के प्राइस बढ़ने से ऑप्शन की वैल्यू में जो चेंज होता है, जितने परसेंटेज से चेंज होता है, उसको बोलते हैं डेल्टा। शेयर के प्राइस चेंज होने से डेल्टा में जो चेंज हो रहा है, डेल्टा 25 से 27 हो गया, परसेंटेज निकाल सकते हैं कितने परसेंटेज चेंज हो रहा है। डेल्टा में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं गामा। सर गामा नहीं सुनना है, गामा सुनो भी मत, ये थियोरी में डिस्कस करूंगा, वहां बहुत सारी चीजें आएगी। वहां डेल्टा आएगा, गामा आएगा, थीटा आएगा, रो आएगा, वेगा आएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो वो थियोरी में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल का फ्लो टूटता है उसकी वजह से। ठीक है, डेल्टा, मुझे डेल्टा चाहिए। डेल्टा, डेल्टा का मतलब बताओ। फिर डेल्टा का मतलब ये हो गया कि शेयर प्राइस के चेंज होने से ऑप्शन की वैल्यू में जो चेंज होता है वो डेल्टा है। अगर डेल्टा है 0.5, कॉल ऑप्शन का डेल्टा, कॉल ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का अलग होता है, पर वही है ना, थियोरी में पढ़ाना नहीं चाहता। कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5, उसका मतलब बताओ। सर कॉल ऑप्शन का डेल्टा है 0.5, इसका मतलब है कि अगर शेयर 1 रुपया से बढ़ेगा तो ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा, पर 1 रुपए से नहीं, कितने पैसे से? 50 पैसे से। मतलब ठीक है ना यार? हाँ सर, शेयर अगर 1 रुपए से बढ़ेगा तो ऑप्शन कितने वैल्यू से बढ़ेगा? 50 पैसे से। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, आखिरी बात, फिर मैं ब्रेक दे रहा हूं। मैं जानता हूं थक गए हो, कॉन्सेप्ट से ज्यादा हो गए, पर मैं ब्रेक दे रहा हूं। सर इसका मतलब ये है कि अब ध्यान से समझना, इसमें पैसा लगाते हैं तो 25 का फायदा होता है, प्राइस बढ़ने से इस पे 25 पे, और इस पे 50 का फायदा होता है। इसका मतलब सर यहाँ 25 का फायदा होता है, यहाँ 50 का फायदा होता है। इसका मतलब यार एक शेयर पर जितने का फायदा होगा उतना यहाँ दो ऑप्शंस पे होगा। एग्री होना यार? दो कॉल ऑप्शन, अगर एक पर्सन है उसके पास दो कॉल ऑप्शन है, दो है, एक और एक तो है नहीं मेरे पास कुछ भी। चलो ये कितने हैं? ये दो है, ये एक, ये दो। किसी के पास दो कॉल ऑप्शन है और किसी के पास एक शेयर है, तो ये अगर 50 से बढ़ा तो ये 25 से बढ़ेगा, पर दो है ना मेरे पास, तो 25 और 25 कितने हो गए? 50। बात समझ रहे हो ना? एक शेयर के बराबर दो कॉल ऑप्शन है। या फिर और सिंपलिसिटी में बोल दूं तो अगर किसी के पास आधा शेयर है और किसी के पास एक कॉल ऑप्शन है, सर आधा शेयर हो सकता है कि हो सकता है? सर दो शेयर बोलने में कितना अच्छा लग रहा था, अभी मैं आधा शेयर बोलता हूं ना। तो अगर किसी के पास आधा शेयर है, सिर्फ आधा, और एक कॉल ऑप्शन है, तो सर दोनों बराबर ही है। हाँ, दोनों बराबर ही है, क्योंकि आधा शेयर पर एक शेयर पे 50 की बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है, तो आधे शेयर पे सर 50 रुपए, 25 रुपए ही तो बढ़ेगा। या फिर एक ऑप्शन पे 25, तो दोनों बराबर ही है। तो हाँ, बस मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं, अभी के हिसाब से जितना आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सर एक कॉल ऑप्शन बराबर है कितने के? आधा शेयर के। एक कॉल ऑप्शन से जितना प्रॉफिट हो रहा, आधा शेयर से भी उतना ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि शेयर बढ़ेगा तो ऑप्शन भी बढ़ेगा, पर ये दोनों इक्वल है नहीं, उस रेशो में नहीं बढ़ रहा है। तो हमने एक रेशो निकाला और रेशो कितना निकला? 0.5। ठीक है, और 0.5 का हमने मतलब निकाला, और 0.5 का हमने कितने मतलब निकाले? दो। पहला मतलब, सर पहला मतलब ये हुआ कि यार शेयर का प्राइस 1 रुपए से बढ़ता है तो ऑप्शन का वैल्यू 50 पैसे से बढ़ता है, बिल्कुल। और दूसरा मतलब क्या सर? एक शेयर खरीद ली, सॉरी आधा शेयर खरीद लो, या एक कॉल ऑप्शन खरीद लो, आधा शेयर। 0.5 का मतलब आधा शेयर खरीद लीजिए, 0.5 शेयर खरीद लीजिए, या एक ऑप्शन खरीद लीजिए, एक ही बात है, एक जैसे ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक थोड़ी सी बात आपको मैंने समझाया हूं, डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे डेल्टा हेजिंग। अभी समझाऊंगा, थक चुके हो, ब्रेक ले लो,
चाय कॉफी पी लो और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, मजा आ जाएगा डेल्टा जी। ठीक है जी, ब्रेक है।